दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग की। ठीक है, तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एल्गोरिथम भी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और एलिगेंट एल्गोरिथम है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करता है, इसका जो बेसिक आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, फिर अगली वीडियो में थोड़ा इसका एक सिग्मॉइड फंक्शन रहता है तो उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उसके पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट मशीन लर्निंग। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है बेसिकली एक क्लासिफिकेशन टेक्निक है। ठीक है, इसके सिर्फ नाम में रिग्रेशन है, ये है एक क्लासिफिकेशन टेक्निक। ठीक है, तो क्या है ये एक क्लासिफिकेशन टेक्निक है, इसके सिर्फ नाम में रिग्रेशन है। ठीक है, और ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए ही यूज होती है, मतलब ये बनाई गई है बाइनरी बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो आप इसको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक वन वर्सेस रेस्ट का एक तरीका है, तो आप लोग उसको यूज़ उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अपनी एक वीडियो है जिसमें मैंने इम्बैलेंस वर्सेस बैलेंस डेटा सेट के बारे में बताया है, तो उसी वीडियो में मैंने इसके जो वन वर्सेस रेस्ट का तरीका है इसको भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप लोग वाली वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगी कि वन वर्सेस रेस्ट का तरीका काम कैसे करता है। ठीक है, बेसिकली ये जो रहता है कि सपोज हमारे पास अगर तीन क्लासेस हैं, ठीक है, तीन क्लासेस लेते हैं, तो जो 1 2 3 हमारे पास क्लासेस हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, ये क्या करता है कि पहली क्लास को लेता है और बाकी दोनों क्लासेस को जीरो मानता है, पहली क्लास को 1 मानता है, बाकी दोनों क्लास को जीरो। ऐसे जब सेकंड क्लास को लेगा तो फर्स्ट और थर्ड क्लास को जीरो मानेगा। तो इस तरीके से ये कुछ काम करता है। बाकी और डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी इम्बैलेंस वर्सेस बैलेंस डेटा सेट की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हर एक एल्गोरिथम का कुछ ना कुछ अजम्पशन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी एक अजम्पशन है। अब वो अजम्पशन क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक अजम्पशन है, जो सबसे पहला अजम्पशन है इसका वो ये है कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसका जो डेटा रहेगा यहाँ पे वो रहेगा ऑलमोस्ट लीनियरली सेपरेबल। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट लीनियरली सेपरेबल मतलब क्या होता है, सपोज मेरा एक डेटा है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ऐसा इस तरीके से कुछ डेटा है, यहाँ पे ये कुछ मेरे पास यहाँ पे ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये मैं यहाँ पे सॉरी ये मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स है क्योंकि मैं पॉजिटिव पॉइंट्स को क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं इनको जीरो से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये मेरे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। ठीक है, सपोज मैं मान लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे एक आध कोई एरर पॉइंट भी है, तो ये मेरा एक एरर पॉइंट है जो कि नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ पॉजिटिव पॉइंट है, और यहाँ पर कोई एक एरर पॉइंट है जो कि पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि सपोज अगर ये एरर पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है, अगर एरर पॉइंट्स नहीं होते तो अगर मेरा डेटा अगर मैं एक लाइन से सेपरेट करूँ, ठीक है, ये एक लाइन है और इससे मैं इन दोनों डेटा को सेपरेट करूँ, तो ये डेटा कहलाएगा लीनियरली सेपरेबल। ठीक है, अब अगर सपोज यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, कुछ एरर पॉइंट्स हैं, तो ये डेटा कहेगा ऑलमोस्ट लीनियरली सेपरेबल, मतलब 99.99% है हमारा डेटा लीनियरली सेपरेबल है। कुछ 0.01 या 0.1 है हमारा डेटा जो सेपरेबल नहीं है, मतलब कुछ एरर पॉइंट्स है, ऐसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, कि तो ये हमारे पास एरर पॉइंट्स है, लेकिन बाकी अगर हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन से हम इस पूरी डेटा को सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑलमोस्ट लीनियरली सेपरेबल। ठीक है, तो ये अज्यूम करके चलता है कि हमारा डेटा जो है वो ऑलमोस्ट लीनियरली सेपरेबल है। अब दूसरी चीज क्या अज्यूम करता है, ये दूसरी चीज अज्यूम करता है कि अज्यूम नहीं, मतलब बेसिकली इसमें है कि जो डिसीजन सरफेस है, ठीक है, वो हमारा एक लीनियर हाइपर प्लेन रहेगा। ठीक है, अब डिसीजन सरफेस, यहाँ पे डिसीजन सरफेस मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्लेन या एक ऐसा कर्व जो कि हमारे डेटा को सेपरेट करता है। हमने देखा है डिसीजन सरफेस, हमने अलग अलग टाइप के देखे थे। हमने देखा था कि यू शेप डिसीजन सरफेस देखा था, हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला डिसीजन सरफेस देखा था। मेरी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें मैंने आप लोग को बताया है कि अलग अलग डिसीजन सरफेस कैसे बन सकते हैं। हमने एक एस टाइप का डिसीजन सरफेस देखा था, हमने यू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एस, फिर हमने और अलग अलग टाइप की कई सारे टाइप्स के डिसीजन सरफेस देखे थे। तो ये यहाँ पे बोलता है कि जो आपका डिसीजन सरफेस रहेगा वो एक लीनियर हाइपर प्लेन ही रहना चाहिए। अब हाइपर प्लेन की बात क्यों कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि हम एन डायमेंशन में बात करेंगे। ठीक है, अगर हम 2D की बात करें तो ये जो हाइपर प्लेन है वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये जिस तरीके से मैंने ये बनाया है। अगर हम 3D की बात करें तो एक प्लेन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम और आगे जाए 4D 5D तो एक हाइपर प्लेन हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिसीजन सरफेस है वो एक हाइपर प्लेन होना चाहिए। और इसके बाद एक और चीज़ की लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो यूज होता है कैटेगोरिकल वैल्यूज में। कैटेगोरिकल वैल्यूज मतलब कि जैसे कि सपोज हमारे पास एक फीचर है, एक कंट्री नाम का फीचर है। ठीक है, और उस कंट्री के अंदर अलग अलग कंट्रीज है, मतलब सपोज मेरे पास जो डेटा है वो 1 लाख लोगों का डेटा है, 1 लाख लोगों का, और जो कंट्री है अलग अलग, सपोज जो इंडिया कंट्री है उसके अंदर से जो 1 लाख में से कुछ मैंने बोला 30,000 लोग जो है इंडिया को बिलोंग करते हैं, और जो वहीं 20,000 लोग जो है वो अमेरिका को बिलोंग करते हैं, और वहीं जो और अलग 10,000 लोग कहीं और से बिलोंग करते हैं। तो जो 30,000 का डेटा जो इंडिया को बिलोंग कर रहा है वो एक कैटेगरी बन गया है।
ठीक है, मतलब वो एक कैटेगोरिकल डेटा हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कैटेगोरिकल डेटा, जो जनरली स्ट्रिंग टाइप के डेटा में होता है। ठीक है, जो हमारे पास स्ट्रिंग रहता है, जैसे कंट्री है वो स्ट्रिंग है, या हेयर कलर बोल दें तो हमारे पास हेयर कलर जो है, हेयर कलर को 5 से 6 टाइप्स के हो सकते हैं, ऐसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलोइश, ब्राउनिश। ठीक है, तो ऐसे कुछ 5 से 6 टाइप्स के हेयर कलर हो सकते हैं, लेकिन जो डेटा रहेगा हमारे पास 1 लाख लोगों का रहेगा, तो वहाँ पे भी कैटेगरी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कैटेगोरिकल डेटा रहता है, आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करना है। और एक और यहाँ पे एक और चीज़ कि जो हमारा जो भी पॉजिटिव पॉइंट रहता है उसको हम डिनोट करते हैं +1 से। जो भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट रहता है उसको हम डिनोट करते हैं +1 से, और जो भी हमारा नेगेटिव पॉइंट रहता है उसको हम डिनोट करते हैं -1 से। तो ये भी आप लोग को एक बात याद रखनी है। ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है उसको हम डिनोट करते हैं +1 से, और जो भी नेगेटिव पॉइंट है उसको हम डिनोट करते हैं -1 से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब जैसे मैंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको हम +1 से डिनोट करते हैं और नेगेटिव पॉइंट है -1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा वाई आई है, ठीक है, जो मेरा वाई आई मतलब जो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू, प्रिडिक्टेड नहीं एक्चुअल वैल्यू से वाई आई की, ठीक है, तो वो क्या हो सकती है, या तो +1 होंगी। ठीक है, यहाँ पे वाई क्या होगा, या तो +1 होगा या तो -1 होगा। ठीक है, तो अभी तक हम क्या देखते आए थे कि जो हमारी वैल्यूज रहती है या तो 0 या तो 1 रहती थी। ठीक है, हमने देखा था कि जो रिव्यू सिस्टम है वहाँ पे जो वैल्यूज रहती है या तो 0 है तो रिव्यू नेगेटिव है, और 1 है तो रिव्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे है, बस हम यहाँ पे 0 और 1 की जगह -1 +1 ले रहे हैं। -1 मतलब वो रिव्यू नेगेटिव होगा और +1 मतलब वो रिव्यू पॉजिटिव होगा, बस यही चेंज है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो आप लोगों को समझ में आया, वाई हमारे यहाँ पे +1 और -1 हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया आप लोग को कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चलता है कि जो आपका डेटा है वो ऑलमोस्ट लीनियरली सेपरेबल है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ पे आपको मेन चीज़ जो फाइंड करनी है वो है डिसीजन सरफेस, क्योंकि अगर आपको डिसीजन सरफेस मिल गया तो आपको जो आपका डेटा है वो लीनियरली सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2D की बात करें, 2D में अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई तो आपका डेटा जो है वो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन आपके डेटा को लीनियरली सेपरेट कर देगी। 3D की बात करें तो एक प्लेन कर देगा, या एनडी की बात करें एन डायमेंशन की, तो वो जो सरफेस हो जाएगा वो एक हाइपर प्लेन हो जाएगा, वो हाइपर प्लेन आपके डेटा को सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात आती है कि जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो डिसीजन सरफेस हमको निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2D क्या होता है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2D हमने ये क्लास 9th और 10th में पढ़ा हुआ था कि y = mx + c। ये एक लाइन होती है, इक्वेशन लाइन की इक्वेशन रहती है। ठीक है, जहाँ पे m जो रहता है वो क्या रहता है, जो इस लाइन का जो x एक्सिस से स्लोप बना रहा है, तो ये यहाँ पे जो एंगल बना रहा होगा tan थीटा, थीटा एंगल बना रहा होगा, तो इसके हिसाब से अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो वो स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो m वो tan थीटा रहता है। x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सॉरी, x जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं, जो हमारे इनपुट फीचर्स हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उनको बोलते हैं जो हमारे आउटपुट है। ठीक है, तो x जो हमारे xi के सारी वैल्यूज है वो हमारे सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे, और जो हमारी y की वैल्यूज है वो सारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगी y। ठीक है, और c जो है वो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट रहता है, अब मैंने यहाँ पे b लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो c भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप चाहें इसको c भी लिख दें, या आप चाहें तो यहाँ पे c की जगह इसको b कर लें। तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये एक इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस से। ठीक है, तो अगर मैं इसी लाइन को और जनरलाइज वे में लिखूं तो हमने एक और लाइन की इक्वेशन लिखी थी ax + by + c = 0। सिंपल, ये भी हम लोगों ने देखी हुई है ये वाली लाइन की इक्वेशन। तो ये भी हम लोगों ने 9th और 10th क्लास में पढ़ी थी। एक ये वाली लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी और मैंने ऊपर लिखी है, और एक जो नीचे लिखी है। ठीक है, अब मैं इसी लाइन को एक और दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिख सकता हूँ w। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे सिंपल बस लिखा है जो w1 x1 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने a और b को w1 w2 लिया है, c को w0 लिया है या w0, और जो x और y है उनको मैंने x1 और x2 लिया है। अब मैंने x1 और x2 इसलिए लिया है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एन डायमेंशन की। ये 2D में लाइन की इक्वेशन है, 3D में एक और वेरिएबल बढ़े आएगा जो कि x3 हो जाएगा। ऐसे ही हम 4D की बात करें तो x4 हो जाएगा, 5D की बात करें तो x5। ऐसे ही हम एन डायमेंशन की बात करें तो हमारा xn हो जाएगा। ठीक है, तो हम x और y को हम एन डायमेंशन तक नहीं ले जा सकते, तो हम x1 और x2 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने लिखा x1 w1 x1 + w2 x2 + w0 = 0। ये लाइन की इक्वेशन है, सिंपल है। ठीक है, अब मैं इसी को एक काम करता हूँ, मैं इसी को एक्सटेंड करता हूँ 3D में। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 3D की, तो हमको एक ऐसा डिसीजन सरफेस निकालना है जो थ्री डायमेंशन में जाएगा। ठीक है, मतलब 3 डायमेंशन में होगा, तो 3 डायमेंशन में वो डिसीजन सरफेस क्या हो जाएगा, वो होगा एक प्लेन। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से एक प्लेन हो जाएगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल 3 डायमेंशन से होता हुआ जाएगा।
ये एक मैंने यहाँ पे एक प्लेन बना दिया, ठीक है। तो ये किस तरीके से एक प्लेन होगा। तो मैंने बोला कि जो डब्ल्यू है, अब हर एक लाइन के या प्लेन के कोफिशिएंट्स रहते हैं। तो लाइन की कोफिशिएंट एक उसका स्लोप था, ठीक है, एक उसका इंटरसेप्ट था। अब प्लेन में यहाँ पे जो उसके कोफिशिएंट हो जाते हैं, एक नॉर्मल रहता है यहाँ पे, ठीक है, जो प्लेन से बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल रहेगा, जो कि प्लेन से एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा ऊपर, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो नॉर्मल रहेगा उसके साइड वाली जो सरफेस रहेगी, ठीक है, सपोज मैं अज्यूम करता हूँ ये मेरा प्लेन है, ठीक है। मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा एक प्लेन है और ये मेरा एक नॉर्मल है, ठीक है। अज्यूम करिए कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मेरे से स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनी नहीं, तो अज्यूम करिए कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो मेरा प्लेन है ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन को हम बोलेंगे पॉजिटिव साइड ऑफ प्लेन, और जिस डायरेक्शन के अपोजिट जो नॉर्मल की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट वाली जो डायरेक्शन है, मतलब इस तरफ वाली, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव साइड ऑफ प्लेन, ठीक है। समझ में आया? तो ये रहेगी पॉजिटिव साइड वाली, ये रहेगी नेगेटिव साइड प्लेन की, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जो रहती है, हमने ये क्लास 11th और 12th में पढ़ी है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए बी सी और डी जो कोफिशिएंट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्लेन के कोफिशिएंट्स रहते हैं और एक नॉर्मल रहता है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ये एक प्लेन की इक्वेशन है। अब मैं इसी को और जनरलाइज वे में लिखूं तो मैंने क्या किया, सिंपल बस यहाँ पे लिख दिया है W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस W0। सिंपल मैंने क्या किया सॉरी, मैंने क्या किया, यहाँ पे ए की जगह W1 ले लिया है, बी की जगह W2 ले लिया है, सी की जगह W3 ले लिया है और डी की जगह W0 ले लिया है, और सिंपल एक्स वाई जेड की जगह x1 x2 और x3 ले लिया है। सिंपल, ये तो समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। तो ये बात है कोई प्लेन की इक्वेशन 3D में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर मैंने क्या किया है 2D में, क्या किया मैंने 2D में ax, जैसे अगर हम इसकी बात करें W1 x1 प्लस W2 x2 इज प्लस W0 इज इक्वल टू जीरो। 3D में बात करें तो मैंने बस एक वेरिएबल और ऐड कर दिया, जो कि था मेरा W3 x3, ये जो मेरा ये वेरिएबल था W3 x3, मैंने इसको और ऐड कर दिया, ठीक है। अगर अब मैं इसी को एन डायमेंशन में लेकर के जाऊँ, ठीक है, तो एन डायमेंशन में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन 3D नहीं, यहाँ पे एन डी होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे 3 की जगह एन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इन एन डायमेंशन स्पेस इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस सो ऑन अप टू Wn, ठीक है। अगर 4D की बात करूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस W4 x4 प्लस W0 इज इक्वल टू जीरो। ऐसी 5D की बात करूँ तो n की वैल्यू 5, ऐसे ही n डायमेंशन में n की वैल्यू, ठीक है। ये तो समझ में आया आप लोग को। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो, अगर मैं इसी को वेक्टर या मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, तो मैं इसी को मैट्रिक्स या वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ। देखिए, ये जो W रहेगा हमारा एक कॉलम वेक्टर रहेगा, ठीक है, इस तरीके से एक ये W जो रहेगा कॉलम वेक्टर रहेगा, और यहाँ पे इसके अंदर सारे के सारे W रहेंगे, ठीक है। W1 से लेकर के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो मेरा ये W वाला वेक्टर है, ये मेरा क्या रहेगा, ये W1 W2 W3 ये अप टू Wn, इन सबको एक वेक्टर में लिख रहा हूँ, ठीक है, एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ। तो ये मेरा एक मैट्रिक्स है, जो कि जिसमें रोज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रोज 1 है, तो 1, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n है। तो ये मेरा मैट्रिक्स है 1 क्रॉस n का, ठीक है। तो ये मैंने बोला कि ये 1 क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है, जहाँ पे सारी W की वैल्यूज है। तो मैं इसको एक दूसरे एक सिंपल नाम दे देता हूँ इसका, जो कि है इसका W, ठीक है। W ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और मैट्रिक्स यहाँ पे रहेगा X का, ठीक है। तो वो एक रो मैट्रिक्स रहेगा, इस तरीके से। देखिए, तो जो मेरा एक्स वेक्टर रहेगा या एक्स मैट्रिक्स रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, एक रो मैट्रिक्स रहेगा, और जब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे को ये वाला वेक्टर मिलेगा, जो कि 1 क्रॉस n का मैट्रिक्स रहेगा या वेक्टर रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे को मैट्रिक्स देगा अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ठीक है। तो ये है इसका यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉलम वेक्टर इसलिए लिया है क्योंकि जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये आउटपुट मिले, इसलिए मैंने इसको कॉलम वेक्टर लिया है, इसको रो वेक्टर लिया है। तो मैं इसको भी एक नया नाम दे सकता हूँ, इसको मैं एक नया नाम दे देता हूँ, जो कि है एक्स, ठीक है। तो मैंने इसको एक नया नाम दे दिया, जो कि है हमारा एक्स। अब मैंने बोला कि मैं इसी को एक दूसरे फॉर्म में लिख दिया। मैंने क्या किया, इस जो ये मेरा एक कॉलम वेक्टर था, अब मैंने क्या किया, इसको रो वेक्टर में कन्वर्ट किया। तो रो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपल ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो मैंने लिखा W ट्रांसपोज XI, मैंने लिखा W ट्रांसपोज, ठीक है, इंटू XI मतलब X1 X2 X3 से लेकर के XN, और यहाँ पे WI ट्रांसपोज होगा, ठीक है, क्योंकि W की वैल्यूज भी W1 W2 W3 से लेकर WN तक, तो यहाँ पे भी WI ट्रांसपोज होगा, और यहाँ पे XI प्लस W0, और आखिरी में हमारा W0 है।
और इसको अगर मैं इक्वल्स टू 0 कर दूं तो ये मेरी जो रहेगी, ये मेरी एक प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, एन डायमेंशन में। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी एन डायमेंशन में। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डब्ल्यू वेक्टर बनाया, एक एक्स वेक्टर बनाया, और डब्ल्यू को यहाँ पे ट्रांसपोज लिया। क्यों ट्रांसपोज लिया? क्योंकि सिंपल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ दोनों को रो के हिसाब से, इसलिए मैंने यहाँ पे डब्ल्यू ट्रांसपोज ले लिया। तो ये कॉलम वेक्टर को इसने रो वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गई बात एन डायमेंशन की। अब हमने आप लोग को समझ में आया कि मैंने एन डायमेंशन में क्यों निकाला, क्योंकि मैं एक डिसीजन सरफेस निकालना चाहता हूँ। तो अब मैंने बोला कि सपोज मेरे पॉइंट्स जो है वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मेरे इस तरफ सारे के सारे जो ब्लू पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और जो नीचे रेड वाले पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और ये एक डब्ल्यू जो कि नॉर्मल है प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, और एक यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई। तो मैंने बोला कि ब्लू पॉइंट्स और रेड पॉइंट ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, डब्ल्यू नॉर्मल है, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। सपोज मैंने बोल दिया इंटरसेप्ट जो है, ठीक है, प्लेन का इंटरसेप्ट जो है वाई एक्सिस से कुछ इस तरीके से एक्सेस बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो प्लेन का इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस से, तो ये जो यहाँ पे इंटरसेप्ट रहेगा वाई एक्सिस से वो रहेगा बी यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसलिए बोला कि यहाँ पे प्लेन का इंटरसेप्ट वाई एक्सिस से बी, तो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम प्लेन, अब इस पॉइंट पी का, ये जो पॉइंट पी है इसका डिस्टेंस इस प्लेन से, ठीक है, डिस्टेंस क्या है इस प्लेन से, तो क्या होगा वो, मैंने लिखी प्लेन की इक्वेशन डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय जो वेक्टर है डब्ल्यू, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो जिस तरीके से हम प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ये हम लोग ने अब भी देखा कि हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू जो है ये यहाँ पे नॉर्मल ही है, ठीक है, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को क्या ले लूँ, एक यूनिट वेक्टर ले लूँ, ठीक है। अगर मैं इसको एक यूनिट वेक्टर ले लूँ, मतलब इसको इक्वल्स टू 1 ले लूँ, अब क्योंकि पॉइंट्स इतने छोटे छोटे हैं तो हम इसको यूनिट वेक्टर ले सकते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिर्फ सिंपल ये जो ऊपर है, ठीक है, प्लेन की इक्वेशन ये जो डिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट का, तो वो सिंपल डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी। और अगर मैं प्लेन को अज्यूम कर लूँ कि ओरिजिन से पास हो रहा है तो यहाँ पे बी की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन जो डिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट का, जो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स सिंपल बस ये आ जाएगा, ठीक है। अब इतनी सारी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एल्गोरिथम में हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए अब एल्गोरिथम में कैसे यूज़ होता है इसका। तो सपोज मैंने बोला हम केस 1 की बात करते हैं, ठीक है, हमारे पॉइंट्स कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पे ना मल्टीप्लीकेशन निकालना है वाई का, जो कि मेरे पॉइंट है उनका साइन है, वाई मतलब मेरे पॉइंट का साइन, ठीक है, वाई इंटू मैंने बोला डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई जो कि डिस्टेंस है कोई भी एक पॉइंट का उस प्लेन से। तो मैंने बोला डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मेरे को वाई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई निकालना है। अब सपोज मैं सबसे पहले ये वाला पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट लेता हूँ। मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है तो मेरा वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा +1, सिंपल, ठीक है। तो अब भी मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए हम वाई की वैल्यू लेते हैं +1 और नेगेटिव पॉइंट्स के लिए -1 इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई। अब क्योंकि पॉइंट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में नॉर्मल का डायरेक्शन है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव में ही आएगा। तो मैंने बोल दिया कि पॉजिटिव ऑफ कुछ भी मैग्नीट्यूड, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका, लेकिन मैंने बोला ये पॉजिटिव में आएगा। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। अब क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मैं बोलूँगा मेरा पॉइंट करेक्टली क्लासिफाइड। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्लू पॉइंट ही है, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो मेरा अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है, तो अगला पॉइंट मैंने सपोज कंसीडर किया कि जो ये वाला पॉइंट है ये नेगेटिव पॉइंट है, रेड पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए वाई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई निकाला, तो यहाँ पे वाई जो है वो मेरा -1 हो जाएगा और डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में है नॉर्मल के। तो यहाँ पे वाई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट इज करेक्टली क्लासिफाइड। क्यों? क्योंकि वाई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी करेक्टली क्लासिफाइड है। ये भी आप लोग को समझ में आया क्योंकि रेड पॉइंट ही और इसने भी बता दिया कि हाँ ये रेड पॉइंट है। मतलब ये नहीं बता रहा कि कौन सा पॉइंट है, ये बता रहा कि हाँ ये करेक्ट पॉइंट है, जो इसने ये वाला पॉइंट क्लासीफाई किया वो करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट में लेता हूँ, मैंने लिया केस 3 में मैंने ये वाला पॉइंट कंसिडर किया कि इनकरेक्ट पॉइंट है, हमें पता है इनकरेक्ट पॉइंट है। अब मशीन कैसे बताएगी, तो मशीन ने बोला वाई जो है -1 है क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है, और डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो मैंने बोला वाई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई, तो ये क्या हो जाएगा, <0 क्योंकि माइनस नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तो नेगेटिव ही आएगा। देयरफॉर पॉइंट इज इनकरेक्टली क्लासिफाइड।
ठीक है, क्यों इनकरेक्टली क्लासिफाइड है? क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट है और ये ब्लू पॉइंट्स के साथ है, तो ये इनकरेक्टली क्लासिफाइड है। इसको होना इस तरफ चाहिए था, लेकिन ये है इस तरफ। ठीक है, ऐसे ही एक और लास्ट केस होगा। तो लास्ट केस क्या होगा? लास्ट केस हमारा होगा कि जो ये मेरा ब्लू पॉइंट है, अब मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है y+1 क्योंकि ब्लू पॉइंट है, और w ट्रांसपोज xi नेगेटिव क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है नॉर्मल के। तो y इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज xi निकालूंगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर पॉइंट इज इनकरेक्टली क्लासिफाइड। तो हमको क्या करना है बेसिकली, y इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज xi निकालना है। अगर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला और वो ग्रेटर देन 0 आया, ठीक है, तो हम बोलेंगे पॉइंट करेक्टली क्लासिफाइड है, और अगर वो लेस देन 0 आया तो मैं बोलूंगा वो पॉइंट इनकरेक्टली क्लासिफाइड है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, ये जो मेरा y इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज xi है इसको मैक्स टू मैक्स रखना है, जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे सो वी हैव वी हैव टू मैक्सिमाइज, यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है हमको y इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज xi प्लस बी। अब क्योंकि मैंने वहाँ पे अज्यूम किया था कि मेरा प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है तो मेरा b 0 हो गया था, लेकिन हर बार तो ऐसा हम अज्यूम कर नहीं सकते, तो मैं यहाँ पे लूंगा डब्ल्यू ट्रांसपोज xi प्लस बी और इंटू वाई। अगर ये सम मैंने मैक्स टू मैक्स रख दिया तो मेरा जो क्या रहेगा, मेरा जो पॉइंट है करेक्टली क्लासीफाई करेगा प्लेन, जो मेरा प्लेन रहेगा। ठीक है, या जो मेरा ये क्लासीफायर रहेगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैक्सिमाइज करूंगा। तो ये मेरी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आर्गमैक्स एक फंक्शन है, हमने देखा था पाइथन में, लेकिन ये डिफरेंट है, मतलब ये थ्योरी के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं। तो यहाँ पे समीशन, ठीक है, क्योंकि हम आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक लेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, यहाँ पे मैं समीशन में लिखूंगा आई, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा, इक्वल टू 1 टू यहाँ पे n तक जाएगी ये i की वैल्यूज। ठीक है, तो i इज टू 1 टू n y इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज xi। ठीक है, i इज टू 1 टू n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है। द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व इज टू फाइंड w। तो हमको क्या करना है, हमको देखिए हमारे पास yi है, क्योंकि पॉइंट अगर पॉजिटिव हो गए तो y लेंगे +1, पॉइंट अगर नेगेटिव हो गए तो हम y लेंगे -1। हमारे पास हमारे पास जो xi है वो भी है, एक्स आई की वैल्यूज पे हमारे पास दी रहेंगी सारी की सारी। ठीक है, एक्स आई की वैल्यूज भी हमारे पास रहेंगी। बी जो है हमारे पास, बी वो भी हम निकाल सकते हैं, मतलब बेसिकली फाइंड हमको क्या करना है, डब्ल्यू करना है, और अगर बी अगर हम नहीं निकाल पाए तो हमको बी करना है, क्योंकि अगर हमने डब्ल्यू फाइंड कर लिया और हमने बी फाइंड कर लिया कि उस प्लेन का वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट क्या है, तो हम इजीली पता लगा सकते हैं जो हमारा प्लेन क्या है। अगर प्लेन पता लग गया तो हम पॉइंट्स को इजीली डिफरेंशिएट कर सकेंगे। तो हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होने वाली है वो यही रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी कि हमको डब्ल्यू फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। तो हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, हमको डब्ल्यू फाइंड करना है और बी फाइंड करना है, तो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो ये था पूरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक जो एल्गोरिथम काम करने का तरीका। ठीक है, इस तरीके से लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वाई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज xi प्लस बी, हम ये कैलकुलेट करते हैं और इसको मैक्स करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आप लोग को इसके एक सिग्मॉइड फंक्शन रहता है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आप लोग को लगता है कि आप लोग के लिए काम की वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग को लगता है कि कोई आपका दोस्त है जो ऐसी प्लेलिस्ट को ढूंढ रहा है और उसको मिल नहीं रही, तो आप लोग उसको भी सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को हेल्पफुल लगी है, हो सकता है किसी और को भी लग जाए। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में। टिल देन बाय।